Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are fine. आज हमारा जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हुए चलते हैं और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको TCR की एक्टिवेशन बताई, टी सेल की एक्टिवेशन बताई जिसमें सिग्नल 1 की बात हुई थी और सिग्नल 2 की बात हुई थी और यहाँ पर हमने अपना लेक्चर एंड कर दिया था। अब उसके बाद आज के जो हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे वो हम कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम अपनी इस डायग्राम को लेकर चलेंगे और हमने अपने टी सेल्स जो हमारे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं उनकी टाइप्स के बारे में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो CD4 पॉजिटिव हैं और हमारे पास CD8 पॉजिटिव हैं। जो CD4 पॉजिटिव है उसकी हमने 4 टाइप्स पढ़नी है। हमारी बुक ने 4 टाइप्स दी हैं, तो उसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत सिंपल करके बनाया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने चेक पॉइंट्स पे। सबसे पहले तो आपको सिग्नल 1 और सिग्नल 2 के बारे में होप सो आप बहुत क्लियर होंगे कि सिग्नल 1 क्या और सिग्नल 2 क्या है। अब सिंपल और एज अ रीकैप लेते हुए मैं आपको ये बता दूं कि जो सिग्नल 1 था हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे पास TCR प्लस कॉग्नेट पेप्टाइड, ये वो पार्ट है जिसके साथ TCR अटैच हो रहा है। एंटीजन का वो पार्ट जिसके साथ TCR अटैच हो रहा है उसको कॉग्नेट पेप्टाइड कहते हैं। और पेप्टाइड का वर्ड ना ऐसे समझ लो, तुम लोग याद कर लो ये बात। और जो एक और पॉइंट मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर से बताया था वो मैं आपको बी सेल्स में बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है, और ना इंट्रासेलुलर पैरासाइट से रिलेटेड। ठीक है, अब ना बेसिकली ये हमारे पास था सिग्नल 1 और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए लाफा 1 और आईकैम 1 था। उसके बाद हम आए थे सिग्नल 2 पे। सिग्नल 2 में हमने बात की थी CD28 एंड B7। ठीक है, ये हमारे पास हो गया था सिग्नल 2। अब अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक चेक पॉइंट्स रखे हुए हैं कि इनको भी बैलेंस करने के लिए अल्लाह ताला ने ना इनको कंट्रोल दिया हुआ है। एक और चीज़ मतलब कि अब ना मेरे पास एक क्वेश्चन अराइज होते हैं, 2 क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आप लोगों ने जवाब ज़रा सोचना है 2 मिनट के लिए। वो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर वो बातें लिखी हुई हैं लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ना इस तरीके से रजिस्टर पे सोच रही हूँ समझा दूँ। ओके, अब ना बॉडी में ना फॉर एग्जांपल कैंसर हो जाता है, ठीक है, ट्यूमर हो जाता है या फिर कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी में बॉडी सेल्स क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है। अब ना टी सेल ना इस मामले में ना एक्टिवेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर टी सेल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएं और जाके हमारे कैंसर सेल्स के साथ जाके क्या हो जाएगा, वो उसको ठीक तो नहीं कर सकता कैंसरस सेल को, लेकिन क्या हो जाएगा इससे ना एडवर्स रिएक्शन आ सकता है। तो अल्लाह ताला ने बॉडी में क्या रखा है कि टी सेल्स की एक्टिवेशन ना हो, इस सिचुएशन में इसको ना कंट्रोल कर दिया जाए, इसकी सप्रेशन हो जाए कि ये वर्क ना करे। अच्छा, एक और एग्जांपल है इसमें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि हम कैंसर से रिलेटेड हमने इतने डिटेल नहीं पढ़ी। अब ना हमारे पास क्या होता है, हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ट्रांसप्लांट उठा लो, लीवर ट्रांसप्लांट की। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने किडनी ट्रांसप्लांट की। अब हमने क्या किया, बाहर से जो हमारा डोनर था उसने रेसिपिएंट को क्या किया, पेशेंट को दिया अपनी किडनी। अब ना हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी जो हमारे डेंड्रिटिक सेल मैक्रोफेजेस है उसको एज अ फॉरेन इन लेंगे ना, क्योंकि ये बाहर से आई है, ये हमारी बॉडी का पार्ट तो नहीं है। वो कहेंगे अब ना डेंड्रिटिक सेल जाएंगे, डेंड्रिटिक सेल्स डेंड्रिटिक सेल टी सेल्स के पास और कहेंगे एक्टिवेट हो जाओ, बाहर से कोई आया है इसको ना ख़त्म करने के लिए आओ। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ के लिए कि टी सेल इन सिचुएशन में काम ना करे, अल्लाह ताला ने इसके लिए चेक पॉइंट्स रख दिए हैं कि इस सिचुएशन में ना हम टी सेल्स को सप्रेस कर देते हैं ताकि वो हमारे जाके किडनी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना करे, वो इसको डैमेज ना करे। तो वो चेक पॉइंट्स क्या हैं, या तो एक चेक पॉइंट है सिग्नल 1 को ही रोक दिया जाएगा उसी टाइम कि ना सिग्नल 1 एक्टिवेशन ना हो टी सेल्स की। अगर टी सेल्स एक्टिवेट हो गए तो वो किडनी को डैमेज कर देंगे। ठीक है, और या फिर ऐसा चेक पॉइंट होगा हम सिग्नल 2 को ही रोक लें। एक सिग्नल 1 के ऊपर है, एक सिग्नल 2, तो सिग्नल 2 को ही रोक लें। अब ना फॉर एग्जाम्पल
हमारे जो है ना, अब ना जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं ना, तो हम ना ऐसी दवाइयाँ देते हैं, ऐसे ड्रग्स देते हैं जो इन चेक पॉइंट्स को ना, इसकी सप्रेशन को बूस्ट अप करता है कि टी सेल्स वर्क ना करें और हमारी बॉडी में आराम से वो जो किडनी हमने दी है वो जो है ना हम लोग उसको एक लिहाज से उसका स्टे हो जाए। तो आपको पता है ट्रांसप्लांट के बाद इसलिए बंदा इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। क्यों इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो रहा है? क्योंकि उसके टी सेल्स को सप्रेस कर दिया गया है। टी सेल सप्रेस्ड हो गया है ताकि वो हमारी किडनी को जाके डैमेज ना करे, जो कि हमने बाहर से किसी पर्सन में डाली है। तो इसका मकसद यही है चेक पॉइंट्स का, कि ये बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी में। और ये जो कैंसर वाली बात है ना, मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, पहले चेक पॉइंट्स के बारे में बात हो जाए फिर। अच्छा, अब चेक पॉइंट्स के बारे में ना, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में एक चेक पॉइंट सिग्नल 1 को रोकने के लिए एक चेक पॉइंट PD1 रखा है। PD1 मैंने याद किया हुआ है, तुम लोगों को थोड़ा फनी लगेगा, पड नहीं मारते पू बोली तो ना उससे याद किया हुआ इसका नाम। और एक और है सटला गए हो क्या, मतलब सिग्नल 2 को हम कह रहे हैं सटला, CTLA 4 कहते हैं। वैसे इसका नाम, इसको हम पढ़ेंगे CTLA4, लेकिन मैंने याद करने के लिए एज अ हिंट आपको बता रही हूँ कि आपने सिग्नल 2 को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक और रिसेप्टर दिया हुआ है टी सेल पे, सटला4, और ये क्या है PD1। इसका काम क्या है, कैसे है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन सिर्फ ये याद कर लो कि इसका चेक पॉइंट ये है, इसका चेक पॉइंट ये है। अब हमारी बॉडी में अगर हमने टी सेल्स की एक्टिवेशन को रोकना है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमने टी सेल को वर्क नहीं करवाना होता, हमने बाहर से कोई चीज़ डालनी होती है, इंजेस्ट करना होता है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि टी सेल ऑटोमेटिकली ना बाज़ वक़्त बहुत ज़्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, तो बॉडी खुद रोक देती है उनको। बॉडी ने एक बैलेंस रखना है, वो कहते हैं नहीं तुमने ज़्यादा एक्टिवेट नहीं होना। हर चीज़ का ओवर एक्टिवेट हो जाना बहुत ख़तरनाक होता है, या ओवर सप्रेस्ड हो जाना वो भी ख़तरनाक होता है। इसलिए हर चीज़ बैलेंस में ही अच्छी लगती है, इंसान भी बैलेंस में ही अच्छा लगता है। अच्छा जी, अब होगा क्या कि हमारे पास सिग्नल 1 क्या था, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सिग्नल 1 ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, TCR कॉग्नेट पेप्टाइड प्लस MHC। अब ना अगर इस चीज़ को रोकना है तो ना जो टी सेल है ना, हमने क्या पढ़ा था, टी सेल के ऊपर क्या है, TCR है। अब TCR अब यहाँ पर आया डेंड्रिटिक सेल, शिकायत लगाने के बाहर से कोई आया है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। यहाँ पर इसका क्या लगा हुआ है, MHC प्रोटीन लगी हुई है। अब यहाँ पर ये कॉग्नेट पेप्टाइड लेकर आया और कहा टी सेल तुम एक्टिवेट हो जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या किया, PD1 लगा दिया। PD1 क्या, एक प्रोटीन है, रिसेप्टर। PD1 यहाँ पर एक प्रोटीन है, एक रिसेप्टर है। PD1 ना इसके साथ अटैच हो जाएगा, MHC, मतलब TCR के बजाय PD1 अटैच हो रहा है। PD1 की क्या पूरा नाम क्या है वो मैं आगे बताती हूँ, ठीक है। अब PD1 एक रिसेप्टर है, TCR की जगह ना वो अटैच हो जाएगा ताकि अंदर सिग्नल 1 ना जाए। जब सिग्नल 1 नहीं जाएगा, न्यूक्लियस के पास सिग्नल नहीं जाएगा। जब न्यूक्लियस के पास सिग्नल जाएगा, वो कैल्शियम यूरिन नहीं बनाएगा, और वो इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर नहीं बनाएगा, और इंटरल्यूकिन 2 साइटोकाइंस नहीं बनाएगा। टी सेल की एक्टिवेशन रुक जाएगी फौरन। नंबर 2, सिग्नल 2 को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने सटला4 बनाया है, CTLA4। इसकी पूरा नाम क्या है मैं आगे बताती हूँ, सबसे पहले बस सुन लो इसका काम कैसे कर रहा है। अब हमारे पास सिग्नल 2 क्या होता था, सिग्नल 2 में हमने CD प्रोटीन 28 के बारे में बात की थी, और यहाँ पर होती थी B7 प्रोटीन, ठीक है। हमने क्या बात की थी, यहाँ CD 28 है और डेंड्रिटिक सेल के ऊपर B7 है। अब अल्लाह ताला ने इस CD 28 के बजाय यहाँ पर सटला4 बना दिया है, CTLA4, कि अगर टी सेल की एक्टिवेशन दूसरे सिग्नल को रोकना है ना, तो फ़ौरन इन दोनों की कॉम्बिनेशन, इन दोनों को अटैच करा लो। सिग्नल 2 अंदर नहीं जाएगा क्योंकि CD 28 अटैच नहीं हुई B7 के साथ। तो ये चीज़ है, ये चेक पॉइंट्स लगे हुए होते हैं कि हम लोग टी सेल्स की जो है ना एक्टिवेशन ना कराएं। अब बुक में एक लाइन है वो मैं दिखा देती हूँ पहले, फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, ये हो गया हमारे सिग्नल 1 को रोकने के लिए हमने क्या बात की है, हमारे पास PD1 है, PD1, ठीक है। आप लोग ना यहाँ लिख लो, जब अपना ये छोटा सा पॉइंट बनाओगे ना, इस पे चेक पॉइंट लिखो PD1, ठीक। इसका PD1 क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ, वो आगे बताती हूँ। अब कोर्स अगर आपने सिग्नल 2 को रोकना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने एक और रिसेप्टर दिया, सटला4, कि सटला4 B7 के साथ अटैच हो जाए और वो सप्रेशन हो जाए, टी सेल एक्टिवेट ना हो। अच्छा,
यहाँ पर आ जाओ चेक पॉइंट्स बुक में इसकी हम लोग ने क्या करना है, इसका रिवाइज करते जाते हैं, साथ साथ हम बुक भी रीड आउट करते हैं अपना। अच्छा जी, अब इन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने क्या इनहिबिटरी मैकेनिज्म रखा हुआ है, चेक पॉइंट्स जिसको कहते हैं। एक सटला4 है जो कि सिग्नल 2 को रोकता है, सिग्नल 2 को। अब सटला4 का काम क्या है, ये ब्रेक लगाता है। ब्रेक मतलब इनहिबिट करता है टी सेल की एक्टिवेशन को। अब यहाँ पर इसका फ़ायदा लिखा हुआ है, एडवांटेज क्या है। मैंने आपको बात की थी कैंसरस की। जब ना आप कैंसर में इम्यूनोथेरेपी देते हैं, हम बाहर से क्या दे रहे होते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे रहे होते हैं कैंसर पेशेंट को, तो उसके खिलाफ हमारे टी सेल्स, क्योंकि वो बाहर से आ रही है फॉरेन एंड, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी टी सेल्स को एक्टिवेट ना कर ले, हम ऐसी ड्रग्स देखते हैं कि वो ना सटला4 को ना बूस्टअप कर देती है। जब सटला4 ज़्यादा होंगे ना टी सेल के ऊपर, तो वो B7 के साथ अटैच हो जाएगी और सिग्नल 2 अंदर नहीं जाएगा और टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे। जब टी सेल एक्टिवेट नहीं होंगे तो वो इम्यूनो जो हम ड्रग्स दे रहे हैं बाहर से किसी भी कैंसरस पेशेंट की ना ट्रीटमेंट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब हम इसकी थेरेपी कर रहे होते हैं ना, तो हम बाहर से ड्रग्स दे रहे होते हैं कि कहीं उसके खिलाफ टी सेल्स जो है ना वर्क उसको मार ना दे, ख़त्म ना कर दे। इस वजह से हम क्या करते हैं, कोई ऐसी ड्रग्स देते हैं कि वो सटला4 को ज़्यादा कर देती है। सटला4 तो मैं ऐसे कह रही हूँ CTLA4 है, इसको ज़्यादा कर देता है और टी सेल्स की ताकि एक्टिवेशन ना हो। तो देखो कितना अच्छा फ़ायदा है। अब यही बात उन्होंने लिखी है कि बूस्ट कर देते हैं हम जो है ना सटला4 को, ताकि सप्रेसिंग हो जाए, टी सेल की सप्रेशन हो जाए, टी सेल एक्टिवेट ना हो। ठीक है, उसके बाद सटला4 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास किस चीज़ में फ़ायदा मंद है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो ताकि, और ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ ना हो। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, बाज़ औक़ात हमारे टी सेल्स इतने पागल हो जाते हैं, ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं। इस वजह से भी अल्लाह ताला ने कि इसको ओवर एक्टिवेट ना हो, इनको रोकने के लिए सटला4 और PD1 बनाया। इनको रोकने के लिए अल्लाह ताला ने, देखो कैसे हमें ऑटो इम्यूनिटी कैसे है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, हम कहते हैं टी सेल्स और बी सेल्स पागल हो गए, अब नॉर्मल एक्टिवेशन हो रही है और वो ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से देखो ये चीज़ भी है कि इसको रोकना बहुत ज़रूरी है कि बिला वजह टी सेल एक्टिवेट ना हो हमारी बॉडी में। नंबर 2 बात में सटला4 तो हो गया, इसका पूरा नाम क्या था, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4, साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट एंटीजन 4। नंबर 2 PD1 आता है। PD1 क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। PD1 भी कहते हैं, PD2 भी कहते हैं। अब क्या होगा कि मैंने क्या कहा था, PD1 जो होता है वो हमारे पास होता है हमारे क्या नाम है टी सेल्स के ऊपर, और ना जो लाइगेंड होगा ना PD1 का वो हमारे डेंड्रिटिक सेल्स पे होगा, मतलब APCs पे होगा। PD लाइगेंड 1 लाइगेंड, तो ये दोनों आपस में अटैच होंगे और सिग्नल 1 अंदर नहीं जा सकता। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर उन्होंने बात की है कि PD1 हमारा यहाँ है और हमारे पास ये क्या है, डेंड्रिटिक सेल पे PD1 लाइगेंड है, यहाँ लिखा हुआ है PD1 लाइगेंड। तो ये आपस में अटैच होंगे, तो CD28 B7 के साथ अटैच नहीं होगी और इसका सिग्नल 1 अंदर नहीं जा सकता। सिंपल इज़ दैट, इतनी कहानी टफ पॉइंट नहीं थे, आप इसको रीड आउट कर लो, सप्रेशन क्या हो रही है, कैसे इसको कंट्रोल किया जा रहा है कि टी सेल्स को एक्टिवेट ना किया जाए, ओवर एक्टिवेशन ना हो जाए इनकी, और इस वजह से ऑटो इम्यूनिटी से भी बचा जा सकता है। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है, टी सेल्स और बी सेल्स अब नॉर्मल एक्टिवेशन हो रही होती है और वो ज़्यादा वर्क कर रहे होते हैं और वो हमारी अपनी एंटीजन, हमारी अपनी बॉडी के खिलाफ जो प्रोटीन्स होते हैं उनके खिलाफ वर्कआउट शुरू हो जाते हैं। जब एक चीज़ बहुत ओवर एक्टिवेशन है, ओवर एक्टिवेशन किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है, जब टी सेल्स ओवर एक्टिवेट हो गए हैं तो वो क्या करते हैं, उनको अगर एंटीजन नहीं मिल रहा होता, हमारी बॉडी की एंटीजन जो हमारी अपनी सेल्स की एंटीजन होती है ना, उनमें ही उनके खिलाफ ही वर्कआउट शुरू कर देते हैं। जैसे हम ना ग्रेव डिजीज़ पढ़ते हैं, आपको थायराइड ग्लैंड में हमने पढ़ी थी, वहाँ पर भी ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ बन जाती थी ना, सेम इन द सेस यहाँ हो रहा है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की जो टाइप्स हैं 4। अब ना हमने पढ़ा था CD4 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स होते हैं। जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स है ना, उसकी हमारे पास ना 4 टाइप्स हैं हमारी बॉडी में। वो कौन सी है, हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, वो क्या वर्क करती हैं हमने उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। जब मैं आपको ये दोनों टेबल्स करा लूँगी ना, उसके बाद मैं ये डायग्राम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ये स्टोरी क्या चल रही है बेसिकली। सबसे पहले तो हमें CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की टाइप्स का पता होना चाहिए। हमारे पास 4 टाइप्स होती है CD4 पॉजिटिव टी सेल्स की। मैं ये वाइट बोर्ड पर आपको समझाती हूँ।
A few moments later. चलिए अब मैं वाइट बोर्ड पे आपको बता रही हूँ कि हमारे पास जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स थे, हमने पॉजिटिव टी सेल्स हमने उसमें 4 टाइप्स पढ़ी है। हमारी जो बुक बताती है, बुक में उसने ना मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द लेक्चर में ये भी बताया था कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को हम हेल्पर और अफेक्टर सेल भी कहते हैं। हेल्पर और अफेक्टर सेल ये सब की हेल्प करते हैं, इस वजह से इसको कहते हैं हेल्पर और इफेक्टिव सेल्स भी कहते हैं। सेम एग्जैक्टली जब मैंने CD8 पॉजिटिव के बारे में बताया था तो मैंने कहा था उसको साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं या किलर सेल कहते हैं। वो हमारी बॉडी में पूरे सेल को किल कर देते हैं, जिस चीज़ में इन्फेक्शन आया होता है वो पूरी सेल को ही किल कर देते हैं। इस लेक्चर की पिक्चर है जो हमने स्टार्ट से पढ़े हैं। टी सेल्स में CD4 पॉजिटिव हैं जिसको टी हेल्पर और इफेक्टर सेल भी कहते हैं, और CD8 को साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर सेल भी कहते हैं। ये स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से मैं आपको बता के आई हूँ। अब ये जो CD4 पॉजिटिव सेल है, हेल्पर या इफेक्टर सेल, इसमें ना हमारी बुक थोड़ी सी टेढ़े मिजाज की है। उसने अलग से, इसी में ही अलग से ना एक नाम दिया हुआ है हेल्पर का, अलग से हेल्पर सेल या अफेक्टर सेल, जिसको अफेक्टर सेल, अच्छा इसको ना अफेक्टर यूं भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टी अफेक्टर, और टी हेल्पर सेल भी लिख सकते हैं। नंबर 1 इसकी एक टाइप ही है। दूसरी टाइप वो बताता है कि इसमें दूसरी टाइप इसमें जो है ना वो है टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट है सारी कहानी इसी से स्टार्ट होगी। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल, इसका नाम नहीं भूलना, इसको लिखेंगे टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 3 पर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में CD4 की एक और टाइप लिखी हुई है, टी रेगुलेटरी सेल्स, टी रेगुलेटरी, ठीक है। और लास्ट में ना, वैसे मुझे इस बात से एतराज़ है, मुझे नहीं समझ आती, अगर आप लोगों में से किसी को ये बात पता हो तो ज़रूर बताना। इन्होंने CD4 में ही आगे ना टाइप दी हुई है साइटोटॉक्सिक टी सेल, हालांकि हम CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहते हैं। तो ये इसकी टाइप में कैसे आता है, एक सवाल है। साइटोटॉक्सिक टी सेल, जो कि अगर हमारी बॉडी में किसी भी सेल के अंदर कोई वायरस वगैरह आता है या कोई इंट्रासेलुलर पैरासाइट आता है तो ये पूरे सेल को जाके, ये वाहिद CD8 होते हैं जो पूरे सेल को जाके ख़त्म कर देते हैं। उसको नहीं करते बल्कि पूरे सेल को ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिसको हम CD8 भी कहते हैं और किलर सेल भी कहते हैं। अब हम बारी बारी हर सेल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी ओवरऑल जो है ना मैं आपको इसका कंसेप्ट दे देती हूँ। जो हेल्पर है ना, आप ऐसे समझ लो ये एक फरिश्ते हैं जिसने ना हमारी बॉडी में भी, जैसे अल्लाह ताला ने इस माशरे में ऐसे इंसान रखे हैं जो हर किसी की हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं बिला वजह, सिर्फ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए वो इंसानों की मदद करते हैं। सेम एग्जैक्टली हमारे पास टी सेल्स में एक ऐसी अच्छी कैटेगरी है कि वो हर सेल की मदद कर रहे होते हैं। मतलब टी हेल्पर सेल वो बी सेल की भी मदद कर रहे हैं, वो हमारे इनेट सेल्स की, मतलब मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल, एओजिनोफिल, हर एक सेल की मदद कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मदद कर रहे हैं, इसलिए इनको नाम दिया हुआ है टी हेल्पर सेल का। अब आ जाते हैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर्स। अच्छा एक और चीज़, टी हेल्पर सेल में अल्लाह ताला कह रही हूँ बार बार, हमारी बॉडी क्या बोले जा रही हूँ, हमारी बुक में ना 3 टाइप्स हैं इन सेल्स की, 3 टाइप्स हैं आगे मज़ीद। एक है टी हेल्पर 1, एक है टी हेल्पर 2, एक है टी हेल्पर 17। तो ये 3 टाइप्स हमने इसको पढ़नी है और बड़े अच्छे से पढ़नी है। मतलब ये 3 ऐसे सेल्स हैं जो हर किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, टी हेल्पर 1, 2 एंड 17। अब आ जाते हैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल नाम से जाहिर है हेल्प करेंगे किसी ना किसी की। किसकी हेल्प करेंगे? फॉलिक्यूलर का नाम याद करो। अब तुम लोग को याद है स्टार्ट ऑफ द लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में मैंने फॉलिकल्स नाम लिया था। मैंने कहा था कि जो बी सेल है ना वो फॉलिकल्स में रहते हैं, और मैंने आपको लिम्फ नोड के बारे में बताया था। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले तो, बल्कि रुक जाओ, मेरे पास जो पेज है उसी से, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी से ही बता देती हूँ, दिस वन। तो इसमें मैंने कहा था कि जो हमारा लिम्फ नोड है उसमें हमारे पास जो बी सेल्स हैं वो फॉलिकल्स में रह रहे होते हैं, इनको हम बी सेल फॉलिकल भी कहते हैं। तो इसके साथ जो ये जगह नज़र आ रही थी बिल्कुल वाइट सी, मैंने आपको यहाँ पर दिखाई थी। मैंने कहा था यहाँ पर ना इसकी मदद करने के लिए टी सेल्स पड़े हुए होते हैं। कौन सी टाइप के टी सेल्स इसके इर्द गिर्द पड़े हुए होंगे इसकी मदद करने के लिए?
टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स। जो टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स है ना, वो बी सेल फॉलिकल के करीब करीब पड़े होंगे ताकि वो हेल्प करें और बी सेल्स को एक्टिवेट करें। अब आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई जो मैं स्टार्ट ऑफ द लेक्चर से आपको बता रही हूँ कि हमारे पास सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल आएगा, टी सेल को एक्टिवेट करेगा, उसका सिग्नल 1 जाएगा, सिग्नल 2 जाएगा, सिग्नल 1 और 2 से टी सेल एक्टिवेट होगा। अब टी सेल की डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन उसमें भी हमारी जो कौन सी टाइप है जो बी सेल को जाके एक्टिवेट करेगा वो है टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल। टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल क्या करता है बेसिकली, वो हमारा जो बी सेल के फॉलिकल्स है ना उसके करीब करीब रहता है, और जैसे ही ज़रूरत पड़ती है कि एंटीबॉडीज़ बननी है, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स बी सेल को एक्टिवेशन में हेल्प करेगा और वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आएगा नेक्स्ट चैप्टर में जब हम बी सेल्स पढ़ेंगे। एक जगह बी सेल्स खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएंगे, एक जगह बी सेल्स को टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स आके एक्टिवेट करेंगे, मतलब 2 पाथवेज जाएंगे। तो ये ट्विस्ट जो है ना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ कंफ्यूज ना हो। लेकिन अभी स्टोरी ये थी जो हम लोग ना एक बेसिक सा पाथवे पढ़े हैं, वो यही है कि डेंड्रिटिक सेल आ रहा है भागता हुआ अपने एमएचसी के थ्रू के ज़रिए टी सेल को एक्टिवेट कर रहा है, वो टीसीआर पे अटैच हो रहा है, सिग्नल 1 जाएगा। सिग्नल 2 कैसे होगा कि CD28 प्रोटीन्स B7 के साथ अटैच हो रही हैं और टी सेल एक्टिवेट हो रहा है। अब टी सेल खुद डिसाइड कर रहेगा कि उसने कौन सा टी सेल बनना है, मतलब टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बनना है, उसने टी हेल्पर 1 बनना है, टी हेल्पर 2 बनना है, सब उसने खुद डिसाइड करना है। अगर उसको एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत होगी तो फ़ौरन टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बनेगा और वो बी सेल को जाके एक्टिवेट करेगा और वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो ये एक स्टोरी है जिसका हमें पता होना चाहिए, लेकिन अभी भी हमने इसमें कम्प्लेक्सिटी में जाना है, इससे आगे भी, लेकिन ये एक बेसिक स्टोरी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल हमने इसलिए नाम दिया, जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन करी हूँ, कि वो फॉलिकल्स के करीब करीब रहते हैं ताकि वो जो है ना एक्टिवेट कर सके। अब एक और एमसीक्यूज यहाँ पर आता है, यहीं पर ही मैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल के बारे में ना 4-5 बातें बता रही हूँ ताकि तुम लोग ना, ऐसे मैं कहती हूँ, तुम लोगों की ना इम्यूनो यूज स्ट्रॉन्ग हो जाए। अच्छा, बुक की लाइन भी दिखा दूंगी। अभी ना लेक्चर मैंने एंड कर दिया और मेरी मम्मा आई, कह रही थी कि ना मेरे मामू कह रहे हैं जैतून पे चलो बुशरा, वहाँ खाना खिलाना। मैंने कहा अल्लाह ताला, मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं ना, तो सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हम लोग कहाँ चल रहे थे? हाँ, मैं ये बात कर रही थी। अच्छा, मैंने अब आपको ये बात की थी कि जब बोन मैरो में प्री टी सेल बनते हैं और वो जाके मैच्योर होते हैं तो उनके पास कौन सा रिसेप्टर होता है? एक और रिसेप्टर होता है CCR7, जिसको जो ना उसको बताता है, यहाँ पर ना हमारे जो टी सेल जोन है उसमें फिब्रोब्लास्ट एक केमिकल रिलीज़ करते हैं CCR7 कीमोकाइन, तो उसकी खुशबू सूंघ के वो यहाँ आता है और रिजाइड करता है। और मैंने बी सेल्स का बताया था, जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताना था, कि उनके पास होता है CXCR5। तो फॉलिकल में ऐसे सेल्स होते हैं जो CXCR5 की कीमोकाइन रिलीज़ कर रहे होते हैं। तो बी सेल को पता चलता है मैंने यहाँ आकर रहना है, टी सेल को पता चलता है मैंने यहाँ रहना है अपने डिपार्टमेंट में, बी सेल को पता चलता है मैंने यहाँ रहना है। अब यहाँ पर जो टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल है ना, वो अपने ऊपर एक म्यूटेशन लाते हैं, तो वो टी सेल्स रह भी टी सेल जोन में रहे हैं, लेकिन वो रह बी सेल के करीब करीब रहे हैं। तो इसमें ना एक बड़ा ट्विस्ट है कि वो जो टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल है वो बी सेल के करीब करीब रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं? वो ना अपने ऊपर म्यूटेशन लाते हैं टी सेल, लेकिन उनके पास CCR7 को वो क्या करते हैं, अपने अंदर ख़त्म कर देते हैं और CXCR5 को डेवलप कराते हैं ताकि वो ना इसके करीब करीब रह सकें, इसकी खुशबू सूंघ कर, ताकि वो बी सेल को हेल्प कर सकें। ये एक ट्विस्ट है, ये मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, अभी से फैज़ा सुन लो और समझ लो। अच्छा जी, अब हम चलते हैं तीसरी टाइप पे, टी रेगुलेटरी हेल्पर सेल। इसमें क्या होगा, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ ऐसे टी सेल्स भी बनाए हुए हैं जो क्या करता है, इनको ना हेल्प रेगुलेट कर रहा होता है कि तुमने टी हेल्पर 1 ने ज़्यादा बनना है, ना टी हेल्पर 2 ने, ना टी हेल्पर 17 ने, ना टी फॉली, मतलब एक मिकदार से ज़्यादा नहीं बनना तुम लोगों ने। मैं तुम लोगों का उस्ताद हूँ, मैं तुम लोगों को मेंटेन करूँगा, जैसे एक चीज़ होती है ना मेंटेनेंस वाली, वो। अब चौथा सेल है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जो कि CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसलिए अभी एक्सप्लेन वैसे ही मैंने बता दिया था कि पूरे सेल को किल कर देता है, इसका ये वो काम है। अब चलो बुक की तरफ थोड़ा सा बुक से पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको टी हेल्पर और इफेक्टर सेल है ना उसकी टाइप्स के बारे में बताती हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया CD4 पॉजिटिव टी सेल के अल्लाह ताला ने हमारे पास 4 टाइप्स रखे हैं, टी
हेल्पर भी कहते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2 और टी हेल्पर 17। इनके अलग अलग पर्पसेस हैं, मैं आगे बताऊंगी। अब आ जाते हैं फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल, जो कि मैंने आपको पहले बताया विच मूव इनटू द बी सेल फॉलिकल, जो बी सेल फॉलिकल के पास जाता है। हालांकि है टी सेल, लेकिन ये बी सेल के पास जाएगा और हेल्प करेगा, उसकी बी सेल की मदद करेगा। किसकी करेगा? बी सेल की मदद करेगा। तो इस वजह से इसको फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल कहते हैं। ये फॉलिक्यूल्स के करीब करीब रहते हैं। अब आ जाते हैं अब रेगुलेटरी टी हेल्पर से जो सप्रेस करते हैं इन्फ्लेमेशन को, मतलब ये ज़्यादा ओवर एक्टिवेशन से बचाते हैं। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स ऑलरेडी मैंने कहा था कि किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल को, मतलब ये वायरस को किल नहीं कर रही, यहाँ MCQs का ख्याल रखना, ये सिर्फ वायरस को किल नहीं कर रही है, हमारे इन्फेक्टेड सेल, पूरे सेल को किल कर रहे हैं, या अगर ट्यूमर सेल है ना उस सेल को किल कर रहे हैं हमारी बॉडी में। दैट इज़ द मेन पॉइंट। अब हमारे पास बेसिकली जो इस चैप्टर में जो इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी वो सिर्फ हमारी एक टाइप होगी। वैसे हमने इनकी डिटेल्स पढ़नी है, फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल की, रेगुलेटरी टी हेल्पर सेल की और साइटोटॉक्सिक टी सेल की। उससे पहले मैंने आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना है इफेक्टर और हेल्पर सेल्स और इसकी टाइप्स। उससे पहले मैं आपको ये सिर्फ ये बता दूं, दिखा दूं फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल की जो मैं आपको बात करी थी कि इसके पास क्या होता है, CXCR5 होता है। मतलब वैसे टी सेल के पास होता है CCR7, लेकिन ये अपने अंदर म्यूटेशन डाल के CXCR5 डालता है। वो मैं आपको दिखा देती हूँ, 2 जगह बुक में लिखा हुआ है ताकि आप लोग क्लियर हो जाओ। ये ना मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ है फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कि ये इसके पास ये क्या करता है, ये अपने इस रिसेप्टर को ख़त्म कर देता है CCR7 को और अपने ऊपर न्यू रिसेप्टर डालता है CXCR5। मतलब ये क्या करता है ताकि ये फॉलिकल्स के करीब करीब रह सके और बी सेल की हेल्प करे। अब मैं तुम लोग को नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा बी सेल से रिलेटेड है, इधर ना ये रिसेप्टर का नाम दिखा दूँ कि बी सेल्स में जो फॉलिकल्स है ना, बी सेल फॉलिकल ये देखो वो प्रोड्यूस कर रहा होता है CCXCR5। सेम एग्जैक्टली टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल भी यही करते हैं ताकि ना ये बी सेल फॉलिकल के करीब करीब रह सकें इसकी खुशबू सूंघ कर। इधर तक आई होप यू आर ऑल क्लियर। अब हम अपने चलते हैं अफेक्टर सेल, जो कि हमारे पास ये हैं टी अफेक्टर और हेल्पर सेल, और इसकी 3 टाइप्स हैं। ये वाली छोड़ को, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल को भी छोड़ो, ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, टी हेल्पर 17, और इस टेबल को मिलाकर इसके साथ पढ़ना है। अब ये तुम लोग को ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं तुम लोग को मज़े की बात बताती हूँ, ऐसे समझ कभी भी नहीं आएगा। इसलिए मैंने इसके लिए तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे नोट्स बनाए हुए हैं। हम वहीं से पढ़ते हैं, फिर हम बुक से पढ़ेंगे कि क्या बात हो रही है। अब जो हमारे पास नाइव टी हेल्पर सेल होते हैं, उनकी मर्ज़ी होती है, वो उनकी मर्ज़ी तो नहीं होती, मतलब उनको वो टी हेल्पर 1 में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, टी हेल्पर 2 में भी, और टी हेल्पर 17 में, और टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में भी। लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि कौन से सेल में जो नाइव CD4 पॉजिटिव टी सेल्स है ना, जो CD4 ये हमारे पास ना CD4 पॉजिटिव टी सेल, जब डेंड्रिटिक सेल आता है CD4 पॉजिटिव को एक्टिवेट करने, ये स्टोरी है कि डेंड्रिटिक सेल भागते भागते आता है MHC2 के जरिए CD4 पॉजिटिव टी सेल को एक्टिवेट करने। अब CD4 पॉजिटिव में भी मैंने आपको कहा है टाइप्स हैं, उसमें हमारे पास टी हेल्पर सेल जो है, हेल्पर या अफेक्टर सेल, कौन सा हेल्पर सेल बनेगा, टी हेल्पर 1 बनेगा, 2 बनेगा, 17 बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, बेसिकली ये वो बात हो रही है। सबसे पहले तो ये माइंड में रखो कि वो कन्वर्ट हो सकता है टी हेल्पर 1, 2 में और टी हेल्पर 17 में, और टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में भी कन्वर्ट हो सकता है। अगर उसने बी सेल को जाके एक्टिवेट करना है और एंटीबॉडीज़ बनानी है तो वो करेगा कन्वर्ट, वो टी CD4 पॉजिटिव टी सेल टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगा और वो बी सेल के पास जाएगा और उसको एक्टिवेट करेगा और वो एंटीबॉडीज़ बनाएगा। तो ये फॉलिक्यूलर का पर्पस समझ आ गया। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि टी हेल्पर 1 कब बनेगा, 2 कब बनेगा और 17 कब बनेगा। और ये वाली टेबल UHS का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, और MCQs तो बेतहाशा। ये समझने के लिए या ये डायग्राम समझने के लिए, पूरा पैराग्राफ सब कुछ समझने के लिए आपको इस पे आना पड़ेगा। अब मैं आपको ना सिर्फ थोड़ी सी ट्विस्ट बताना चाह रही हूँ, कहानी में जो ट्विस्ट आ रहा है वो ट्विस्ट क्या है, मैं तुम लोगों को पहले दिखा दूँ। यस, दिस वन।
अच्छा, मैंने आपको बताया जब हमारे पास जो टी सेल है CD4 पॉजिटिव, सिग्नल 1 आएगा और सिग्नल 2 आएगा और वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जब मैंने आपको सिग्नल 1 का बताया तो मैंने आपको कहा था एज अ रिजल्ट इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है और इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको उसका फंक्शन बताऊंगी और मैंने कहा था इंटरल्यूकिन 2 को एज आप खुराक समझो, ये खुद भी खाता है और दूसरों को भी देता है ताकि वो ज़्यादा बड़े हो सकें, वो प्रोलिफरेट कर सकें, वो अपनी ग्रोथ ज़्यादा कर सकें। अब वो पर्पस और साथ में मैं एक और सिग्नल ऐड करना चाहूँगी, सिग्नल 3, जो ये डिसाइड करेगा, सिग्नल 3 डिसाइड करना करूँगी कि वो जो ये डिसाइड करेगा कि उसने टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होना है, टी हेल्पर 17 में या टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होना है। अब मज़े की बात सुनो, स्टोरी पे चलना पड़ेगा। और स्टोरी में ना मैंने आपको एक बात कही थी स्टार्ट में कि ना जब डेंड्रिटिक सेल ना पैम्स को मतलब रिकॉग्नाइज करता है PRR से और ना पैथोजन को इनगल्फ करता है और उसको फेगोसाइटोस करता है, जब वो किल कर रहा होता है ना तो यहाँ से वो साइटोकाइंस रिलीज़ करता है, कुछ के सिग्नल्स रिलीज़ करते हैं जो पहले जाके टी सेल्स के पास जाते हैं। मतलब ऐसे समझो कि सबसे पहला सिग्नल जिसको मैं सिग्नल 3 कह रही हूँ, बेसिकली सिग्नल 1 वो मतलब हमारी जो ऐसे समझो हमारी बुक में ना सिग्नल 1 और 2 के बारे में बात की हुई है। सिग्नल 1 क्या है कि डेंड्रिटिक सेल TCR के पास जाएगा, MHC अटैच होगा सिग्नल 1 और सिग्नल 2 में हमारी CD28 प्रोटीन और B7 जो है ना मिल रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक सिग्नल पहले जा चुकेगा जो टी सेल को बताएगा कि पैथोजन आया है। सिग्नल इस सिग्नल के बारे में हमारी जो बुक है वो सिग्नल नहीं कह रही, लेकिन मैंने इंटरनेशनल लेवल की कुछ बुक्स पढ़ी हैं, वो सिग्नल 1 साइटोकाइंस को ही कह रही हैं। तो आप लोगों ने सिर्फ माइंड में रखना है, पहले साइटोकाइंस जाएंगे टी सेल के पास और टी सेल को बताएंगे कि किस टाइप का पैथोजन आया है, किस टाइप का, सुनो, किस टाइप का पैथोजन आया और तुमने किस टाइप में कन्वर्ट होना है, टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होना है या टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होना है या टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होना है, या तुमने टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल बनाना है और बी सेल को जाके एक्टिवेट किस सेल में एक्टिवेट बनना है ना, वो डिसाइड करेंगे। एक तो साइटोकाइंस आ रहे हैं और दूसरा जब डेंड्रिटिक सेल खुद आएगा ना ये एंटीजन दिखाएगा, एंटीजन को देख कर भी टी सेल डिसाइड करेगा मैंने कौन से सेल में कन्वर्ट होना है और मैं इसकी प्रोलिफरेशन करूं और आगे काम करूं अपना। तो बेसिकली आपने साइटोकाइंस को, इन साइटोकाइंस को जो रिलीज़ हो रही हैं इनको एज अ सिग्नल 1 करना है। अब मेरी बात सुनो, तुम लोग ने ये सब कुछ छोड़ दो, ये जो मैंने कहानी अब बताई है ना, अब तुम लोग ये देखो इस पैराग्राफ को, जब तक तुम लोगों को ये टेबल समझ नहीं आएगी तुम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आने वाला। अब देखो वो कह रहे हैं कि ना सेल सोर्स, इनेट सेल्स, इनेट साइटोकाइंस, मतलब इनेट सेल्स में कौन से थे हमारे, मैंने जो हम मेनली बात कर रहे हैं न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल, बेसोफिल और हमारे पास क्या है मैक्रोफेजिस और डेंड्रिटिक सेल। तो इनेट सेल्स क्या कर रहे हैं, साइटोकाइंस रिलीज कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टी हेल्पर सेल को कि डिफरेंशिएट हो जाओ, मतलब कौन सी टाइप में तुमने डिफरेंशिएट होना है, तो साइटोकाइंस डिसाइड कर रहे हैं। अब सुन ली, अब ये बात देखो, अब तुम लोग को स्टोरी की समझ आ गई, मैं स्टोरी क्यों बार बार बता रही हूँ कि भाई साइटोकाइंस ये पहले जाएंगे और इसको बताएंगे तुमने कौन से अपनी टाइप में डिफरेंशिएट होना है। अब सुनो, ये तुम लोगों ने रट्टा मार लेना है। सबसे पहले नंबर 1 पे हम आते हैं टी हेल्पर 1 में, ये रहा। अच्छा, अब ना टी हेल्पर 1 ये रहा। टी हेल्पर 1 कब बनेगा, जब ना हमारा जो ये डेंड्रिटिक सेल है और मैक्रोफेजिस जब इनगल्फ करते हैं ना, जब इनगल्फ कर रहे होते हैं तो वो साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं। अगर उन्होंने साइटोकाइन रिलीज़ किया, कौन सा रिलीज़ किया, अगर उन्होंने साइटोकाइन रिलीज़ किया इंटरल्यूकिन 12, तो ये जाएगा इंटरल्यूकिन 12 टी सेल के पास और टी सेल को पता चल जाएगा अच्छा मैंने टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होना है। समझने वाली बात है, मतलब ये साइटोकाइन डिसाइड कर रहा है कि इसने कौन से सेल में कन्वर्ट होना है। फॉर एग्जांपल इसने ये जो डेंड्रिटिक सेल है या मैक्रोफेज कह लो, इसने ना रिलीज़ किया है इंटरल्यूकिन 1 या फिर इंटरल्यूकिन 6 या फिर ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, बल्कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर नहीं, सॉरी भूल गई हूँ, ये तो वो इन्फ्लेमेटरी है ना, इंटरल्यूकिन 1, 6 या फिर वो करेगा इंटरल्यूकिन 23। अगर ये इन तीनों में से कोई एक करेगा ना तो ये टी सेल के पास जाएगा और टी सेल को कहेगा तुम ना टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट हो जाओ। किसमें, टी हेल्पर 17 में। अब रट्टा मारना, अगर इंटरल्यूकिन 12 रिलीज हो रहा है ना डेंड्रिटिक सेल और मैक्रोफेजिस, तो टी सेल्स डिफ्रेंशिएट होंगे टी हेल्पर 1 में। टी हेल्पर 1 का क्या काम है आगे डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी साइटोकाइंस को रट्टा मार लो। और मैं सीरियसली बताऊं, तुम लोग अगर मेरा लेक्चर ले लेते हो ना तो तुम लोग इम्यूनो यूँ आती है
और मतलब मैं याद करा रही हूँ साथ साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये तो अपनी तारीफ हो गई, खैर अपने मुंह में या मिठू। खैर उसके बाद हमने क्या कहा, अगर हमारा इंटरल्यूकिन 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा या 23, वो टी सेल के पास जाएगा और टी सेल को कहेगा तुमने टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होना है। अगर इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर रहा है, डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 4 रिलीज कर रहा है, तो वो टी सेल्स को बताएगा कि तुमने टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट होना है। बात समझने वाली है। अब उन्होंने कौन सा ऐसा रिलीज होगा इंटरल्यूकिन, अब ये याद होने चाहिए तुम लोग को। टी हेल्पर 1 कब बनेगा, जब डेंड्रिटिक सेल मैक्रोफेजिस रिलीज कर रहे हैं इंटरल्यूकिन 12, और टी हेल्पर 17, टी हेल्पर 1 और 17 को इकट्ठा याद करो। क्यों कह रही हूँ वो आगे बताऊंगी। टी हेल्पर 17 कब बनेगा, जब इंटरल्यूकिन 1 आ गया, 6 आ गया या 23। अब इंटरल्यूकिन 1, 6, 23 को पता है कैसे याद करो, जब मैंने आपको प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस कराए थे, मैंने कहा था कोई साइटोकाइन याद हो ना हो, ये 3 होने चाहिए, एक 1, 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर। तो वो प्रो इन्फ्लेमेटरी थे, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से 1, 6 और 23 को याद करोगे कि वो टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट करवा रहे हैं। टी हेल्पर 2 कब होगा, टी हेल्पर 2 में ना डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस रिलीज नहीं कर रहे होते, बल्कि मास्ट सेल्स और बेजोफिल। मतलब जो टी हेल्पर 2 तब बनेगा जब मास्ट सेल और बेजोफिल कब आते हैं, आपको पता होगा एलर्जी में बेजोफिल सेल जो है ना, मास्ट सेल या बेजोफिल सेल रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज करेंगे, तो ये टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब पहला सिग्नल बेसिकली साइटोकाइन ही जा रहा है जो इसको बता रहा है कि तुमने ना इसमें कन्वर्ट होना है, इसमें डिफ्रेंशिएट होना है। अच्छा, अब ना फिर हमारे पास क्या होगा, सिग्नल 2 जिसको हम सिग्नल 1 कहते हैं, वो जाएगा, डेंड्रिटिक सेल प्राइमिंग कराएगा और को स्टिमुलेशन कराएगा, जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। लेकिन इसके डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ पर डिपेंड करी है, वो ये है। अच्छा, अब और क्या बताना था मैंने, यस अब हम चलते हैं अपनी टेबल पे। मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूं, फिर आगे से इस टेबल को जो मैंने बनाई हुई है ना वो याद करा देती हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास सिग्नल 1 और सिग्नल 2 है। बस मेरा साइटोकाइंस का बताने का मतलब ये था कि बहुत सारी बुक्स हैं उनमें सिग्नल 1 साइटोकाइंस को कहा गया है, लेकिन हमारी बुक में इसको सिग्नल 1 और इसको सिग्नल 2 कहा गया है, साइटोकाइंस को एज ए सिग्नल नहीं कहा गया। अब आ जाओ टेबल पे। टेबल तो ऐसे है, बस मैं कहती हूँ मज़े की। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं हमने टी हेल्पर 1 में डिफ्रेंशिएट कराना है। वो कहते हैं अगर मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल मतलब सेल सोर्स क्या ये इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ करेंगे ना, तो टी हेल्पर 1 की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। अभी अगले फंक्शंस को छोड़ दो, सिर्फ यही याद करो। अगर इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ होगा तो टी हेल्पर 1 बनेगा, CD4 डिफ्रेंशिएट हो जाएगा टी हेल्पर 1 में। अच्छा, अब आ जाओ तुम लोग टी हेल्पर 17 पे। टी हेल्पर 17 के ना अगर इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ हो रहा है, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 23, ये 3 अगर रिलीज़ हुए, इन तीनों में से एक भी, तो टी हेल्पर 17 में कन्वर्जन हो जाएगी। इसको हाईलाइट कर लो, जैसे भी करना है कर लो, सिर्फ समझ लो। अच्छा, अब इंटरल्यूकिन 1 कौन रिलीज़ कर रहा है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल, जिनको हम APCs भी कहते हैं। इंटरल्यूकिन 6 कौन रिलीज़ कर रहा है, इंटरल्यूकिन 6 मैंने आपको पहले बताया था, साइटोकाइंस कुछ हमारे बॉडी के सेल्स भी रिलीज़ करते हैं, मैक्रोफेजेस भी और टी सेल्स खुद भी रिलीज़ करेंगे। इस बात का क्या मतलब है मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। टी सेल्स खुद भी रिलीज़ कर रहे होते हैं इंटरल्यूकिन 6, और एंडोथेलियल सेल्स भी, मतलब जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ होता है ना, वहाँ के अपने सेल्स जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स हैं वो भी इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ करते हैं और टी सेल्स के पास जाते हैं, और टी सेल को कहते हैं तुम लोग टी हेल्पर 17 में तुम लोगों ने कन्वर्ट होना है। इंटरल्यूकिन 23 कौन रिलीज़ करा होता है, मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल, और वो ये दो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स इंटरल्यूकिन 23 रिलीज़ करता है और वो जाता है टी सेल CD4 पॉजिटिव के पास और कहता है तुमने टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होना है। अच्छा, अब तुम लोगों को मैं मज़ीद कम्प्लेक्सिटी में लेके जा रही हूँ, लेकिन ना कंफ्यूज ना होना, परेशान भी ना होना, बहुत आसान है, बस समझने वाली बातें हैं। हमने ना अब स्टोरी सुनने वाली बात है। मैंने तुम लोगों को ना एक स्ट्रेट पाथवे बताया, स्ट्रेट यहाँ तक, लेकिन तुम लोगों को मज़े की बात बताऊँ, इम्यूनो सबको क्यों कम्प्लेक्स लगती है, क्योंकि इम्यूनो एक स्ट्रेट पाथवे नहीं है। इम्यूनो ना पता है, ये देखो टी सेल्स वापस जाएंगे उसी जगह पर, मतलब एक सर्कल बन रहा है। अब मैं तुम लोगों को ये पिक्चर दिखा रही हूँ, पहले वो पिक्चर देखो, फिर तुम लोगों को ना आगे मज़ा आएगा पढ़ने में।
अब ये पिक्चर देखो, इस पिक्चर में क्या है, इस पिक्चर में बेसिकली ना ये सॉरी पिक्चर तो नहीं है, वीडियो, ये जो वीडियो है ना इसमें ना हमारे टॉम हो गए, हमारे जेरी हो गया, और वो जो डॉगी है टॉम एंड जेरी, सारे मिलकर खाना खा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारी जो इम्यूनिटी है ना वो ऐसे वर्क करती है, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन आता है ना तो ये सारे मिलकर आ जाते हैं खाना खाने के लिए। सेम एग्जैक्टली ऐसे हो रहा है। अब यहाँ देखो तुम लोग, हमने क्या पढ़ा था, डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस खा रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, टी सेल्स को भी बुलाने गए हैं, टी सेल्स बी सेल को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, ये भी भाग रहे हैं वहाँ पर, मतलब सारे मिलकर खाना खाने जा रहे हैं। तो सेम एग्जैक्टली यहाँ पर हमारी इम्यूनिटी में भी ऐसे हो रहा है। अब मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताती हूँ। हमने पढ़ा कि ये जो है ना डेंड्रिटिक सेल्स कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ कर रहे होते हैं, जो टी सेल को बताता है कि तुमने टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होना है, 2 में होना है, 17 में होना है, या टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होना है, ठीक है। उसके अलावा अब जब टी सेल टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, वो खुद कोई ऐसा साइटोकाइन रिलीज़ करेगा जो कि मज़ीद मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट करेगा। मतलब ये इसको एक्टिवेट करने आया, टी सेल्स जब टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होगा वो खुद भी साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, और वो साइटोकाइन मज़ीद मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल को एक्टिवेट कर रहे हैं और जमा करके ना सारे इकट्ठे खाना खाने आ रहे हैं। अब तुम लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है। हमने कहा कि जो हमारा नाइव टी हेल्पर सेल है उसके पास क्या आ रहे हैं, साइटोकाइंस आ रहे हैं। अगर उसने इंटरल्यूकिन 12 आया, मतलब डेंड्रिटिक सेल ने इंटरल्यूकिन 12 को रिलीज़ किया, इंटरल्यूकिन 12, तो हमारे पास फ़ौरन ये जो नाइव टी हेल्पर सेल है जो कि CD4 पॉजिटिव है, फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा। एक मिनट जूम इन कर लूँ मैं, यस, फ़ौरन कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 1 में। अब टी हेल्पर 1 क्या करेगा, कौन से साइटोकाइन रिलीज़ करेगा, इंटरफेरॉन गैमा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा रिलीज़ करेगा, जो कि मज़ीद मैक्रोफेजेस और साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव सेल्स और बी सेल्स भी यहाँ पर लिखो, यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा हुआ, और बी सेल्स को ना एक्टिवेट करेगा, मतलब जमा करेगा। ये ऐसे समझ लो, ये आपस में, अब जैसे ये वीडियो है ना, ये वीडियो देखो, इसमें हमारे पास ना ये जो जेरी है ना ये बुलाने आता है सबको कि आओ खाना खा लो। सेम एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है। अब देखो इस वीडियो की तरह ये भी ऐसे कर रहे हैं, जैसे ही अब देखो डेंड्रिटिक सेल आया, CD4 पॉजिटिव को एक्टिवेट किया, और उसको पहले उसने साइटोकाइन रिलीज़ किया, उसने किस चीज़ में डिफ्रेंशिएट हो रहा है। अब ये खुद ऐसे साइटोकाइन रिलीज़ कर रहे हैं जो मज़ीद मैक्रोफेजेस, साइटोटॉक्सिक CD8 और बी सेल्स को एक्टिवेट करें। सेम एग्जैक्टली ऐसे होगा जब हमारा डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस रिलीज़ करेंगे। क्या रिलीज़ करेंगे, इंटरल्यूकिन अगर 1 रिलीज़ किया, या इंटरल्यूकिन 6 या 23 रिलीज़ किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टी हेल्पर 17 में। टी हेल्पर 17 फर्दर रिलीज़ करेगा, टी हेल्पर रिलीज़ करेगा साइटोकाइंस इंटरल्यूकिन 17 को, इंटरल्यूकिन 22 को, और ख़ुद भी रिलीज़ करेगा, इंटरल्यूकिन 6 को भी रिलीज़ करेगा, इंटरल्यूकिन 1 को भी रिलीज़ करेगा, और इंटरल्यूकिन 21 को भी रिलीज़ करेगा, और इंटरल्यूकिन 23 को भी रिलीज़ करेगा। ये ना आपकी पैराग्राफ में लिखी हुई है लेकिन बुक में नहीं, तो ये आप ना खुद ही लिख लो यहाँ पर। मतलब ये जो टी हेल्पर 17 है ना, ये इंटरल्यूकिन 17 को भी रिलीज़ कर रहा है, 22 को भी, 1 को भी, 6 खुद भी 1 को रिलीज़ कर रहा है, 6 को भी, 21 को भी, 22। अब इन सब के अलग अलग पर्पसेस हैं, पहले सुन लो। अच्छा, अब ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को ना जमा करेंगे और न्यूट्रोफिल को बुलाएंगे इन्फेक्शन वाली साइड पे। मतलब टी हेल्पर 1 खुद भाग के इन्फेक्शन वाली साइड पे गया और साथ में न्यूट्रोफिल्स को भी बुला लिया। ऐसे साइटोकाइंस रिलीज़ किए कि न्यूट्रोफिल को भी बुला लिया। तो ये सारे मिलकर ऐसे काम करें। अब क्या होगा जब टी हेल्पर 2 में कब कन्वर्ट होगा, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है मास्ट सेल्स और बेसोफिल और टी सेल्स खुद अभी तुम लोग बस ये याद रखो, मास्ट सेल्स और बेसोफिल क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 4। क्या रिलीज़ करते हैं, एक मिनट इसको पर्पल से लिख लेते हैं। इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ करते हैं, और जब वो 4 रिलीज़ करते हैं तो वो टी हेल्पर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। जब टी हेल्पर 2 बन जाता है ना, वो खुद फर्दर इंटरल्यूकिन 4 को निकालता है, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ करता है, 13 और 9 को रिलीज़ करता है, और वो इओजिनोफिल और मास्ट सेल्स को इकट्ठा करता है और इन्फेक्शन वाली जगह पर वर्क करना शुरू कर देता है। अब इन सब का फंक्शन क्या है वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। उससे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि मैं कब से कॉन्टीन्यूसली ये स्टोरी बता रही हूँ, अब इस स्टोरी को
और हमारे पास जो अब टी सेल्स की मेन स्टोरी है उसको समझ लो, फिर तुम लोगों को ये दोबारा मैं याद करा लेती हूँ। अभी मैंने सिर्फ बेसिक कंसेप्ट साइटोकाइंस का आपको कंसेप्ट दिया, उसके अलावा ये जो डिटेल्स हैं पैराग्राफ की ये भी एक्सप्लेन करती हूँ। अब ना मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये वाला लेक्चर इस लेक्चर के साथ ही सुनना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरी ना असल में मुझे लगता है जब मैं एडिटिंग करूँगी ना तो मसला हो जाएगा बड़ी वीडियो में, और पोस्टिंग में भी मसला हो जाता है, तो फिर इस वजह से मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग उसमें आ जाओ, ठीक है। जो अब मैंने तुम लोगों के लिए ना ये जो डायग्राम है ना, ये पूरी डायग्राम, ये पूरी स्टोरी है हमारी इम्यूनो के टी सेल्स की। ये मैंने तुम लोगों को यहाँ पर मतलब छोटा लिखा हुआ है, एक्सप्लेन करने के बजाय ये पूरी डायग्राम मैंने ऐसे कलरफुल बना लिया, ठीक है। अब ना ये पूरी स्टोरी है, हमने इसको ना कंबाइन करके पढ़ना है। अब हमें हर बात बहुत क्लियर हो जाएगी कि टी सेल्स आखिर ऐसे कैसे काम कर रहे हैं, काम कैसे हो रहा है, वर्क कैसे हो रहा है हमारी बॉडी में। तो ये एज अ स्टोरी समझना, इसलिए मैंने ऊपर लिख भी दिया स्टोरी। स्टोरी में हमारे पास स्टार्ट हम कर रहे हैं, हमारा डेंड्रिटिक सेल्स आ रहा है MHC2 पे एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, और CD4 पॉजिटिव के पास आएगा पहले। तो CD4 पॉजिटिव के पास आएगा और हमने क्या कहा था, उसकी एक्टिवेशन होगी टी सेल की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने सिग्नल 1 भी है, सिग्नल 2 भी है। CD4 पॉजिटिव टी सेल में सिग्नल 1 जाएगा, TCR अटैच होगा MHC में, और फिर CD28 जो है ना B7 के साथ अटैच होगी और टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। अब तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने तुम लोगों को जब बताया था, ये रहा हमारे पास, मैंने आपको जब सिग्नल 1 बताया था। अब ना ये देखो यहाँ पर स्टोरी यहाँ स्टार्ट हो रही है कि ये जो हमारा डेंड्रिटिक सेल है ना, अपने ऊपर ना क्या लगा के आ रहा है, एंटीजन। MHC2 पर ना एंटीजन लगा के आ रहा है। एंटीजन को ना मैं रेड कलर से बना देती हूँ, यस, इससे। ये देखो यहाँ एंटीजन को बना के लगा के आ रहा है अपने MHC2 पे, और भागता लिम्फेटिक एफरेंट लिम्फेटिक से, जो कि लिम्फ नोड में, ये क्या है, पूरा लिम्फ नोड है। इसमें टी सेल जोन अलग होता है, बी सेल जोन अलग है। ये क्या है, हमारे पास टी सेल जोन है, और ये बी सेल जोन है जिसको हम बी फॉलिकल भी कहते हैं, बी सेल जोन भी कहते हैं और फॉलिकल भी कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास टी सेल रह रहे हैं और यहाँ हमारे पास बी सेल रह रहे हैं। तो डेंड्रिटिक सेल भागता लिम्फेटिक्स के थ्रू, एफरेंट लिम्फेटिक के थ्रू भागता CD4 पॉजिटिव टी सेल के पास आ रहा है, जो कि अभी नाइव है, मासूम है, उन्होंने अभी अपना एंटीजन नहीं देखा। अच्छा, अब ना उससे पहले मैंने आपको सिग्नल 1 का बता दिया कि साइटोकाइंस आते हैं CD4 को पहले ना थोड़ा हिंट दे जाते हैं कि इस टाइप का एंटीजन आया है और तुमने ना ऐसे कन्वर्ट होना है, सिर्फ ये बात। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है कि सबसे पहले हमारा सिग्नल, फिर ना अब MHC2 के ज़रिए यहाँ पर क्या हो रहा है, MHC एक्टिवेशन हो रही है। यहाँ पर MHC2 के ज़रिए उसने जो है ना एक्टिवेट किया TCR रिसेप्टर को। फिर सिग्नल 1 गया, और सिग्नल 1 के नतीजे में मैंने आपको बताया था अंदर कैल्शियम जाते हैं और वो न्यूक्लियस के पास जाते हैं। वहाँ पर एक एंजाइम है कैल्शियम यूरिन, जो कि क्या करता है, हमारी बॉडी में इंटरल्यूकिन जो CD4 है ना उसके ऊपर बना देगा, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बनाएगा, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बनाएगा और साइटोकाइंस रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 2। ऐसे समझ लो ये एज अ खुराक प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या करेगा, इंटरल्यूकिन 2 यहाँ बड़ा सा लिख दो तुम लोग, बड़ा। इंटरल्यूकिन 2 खुद खाएगा और खुद को ना प्रोलिफरेट करेगा, मतलब ये खाना खा के ना ज़्यादा अपने नंबर बढ़ा देगा, खुद को डिवाइड कर देगा, खुद की डिवीजन हो जाएगी। बहुत सारे टी सेल्स क्लोन, इस जिसको हम कहते हैं क्लोनल एक्सपेंशन हो रही है, किसके ज़रिए हो रही है, इंटरल्यूकिन 2 से। अच्छा, अब ना यहाँ पर ही मैं तुम लोग को एक बात बता देती हूँ। जब मैं तुम लोग को CD8 पॉजिटिव टी सेल्स बताऊँगी ना, अभी तो हम पढ़े CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, उनका वर्क देख रहे हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जब CD8 पॉजिटिव टी सेल्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें आप लोगों को ये बात बता दूँगी, जो इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो इंटरल्यूकिन 2 है, ये खुद भी खाएगा और अपने रिसेप्टर्स के थ्रू लगा देगा और खुद की क्लोनल एक्सपेंशन भी कर रहा है। साथ में ना जब ज़रूरत होगी ना CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, तो ये इंटरल्यूकिन 2 इनको भी देगा, ताकि ये अपनी क्लोनल एक्सपेंशन करें। तो इसका मतलब CD4 इसकी भी हेल्प कर रहा है, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की भी हेल्प कर रहा है। तो ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी ये सिर्फ इंटरल्यूकिन 2 के बारे में बता रही हूँ कि ये एक ऐसा इतना अच्छा है हेल्पर सेल कि ये खुद भी खाना खाता है, अपनी भी एक्सपेंशन कर रहा है और दूसरे को भी दे रहा है ताकि वो भी एक्सपेंशन करे। लेकिन अभी जो हमारे पास स्टोरी चल रही है वो हम CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को ही कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा,
अब ना CD4 पॉजिटिव इंटरल्यूकिन 2 से क्या हो रहा है, अब हर टाइप ऑफ सेल, चाहे वो T हेल्पर 1 हो, T हेल्पर 2 हो, T हेल्पर 17 हो या T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल हो, वो सारे T सेल्स इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस करेंगे और अपनी क्लोनल एक्सपेंशन करेंगे। अब ये जो T हेल्पर है ना, ये T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल भी बन सकता है, ये हमारे पास जो है ना T हेल्पर 1 भी बन सकता है, T हेल्पर 2 भी बन सकता है, T हेल्पर 17 भी बन सकता है। अब तुम लोग ये यहाँ आ जाओ, मैं तुम लोग को दिखा दूँ बुक से ये डायग्राम थोड़ी सी, यस दिस वन। अच्छा, यहाँ पर मैंने CCR7 क्यों बनाया हुआ है, सबको पता होगा कि हाँ, यहाँ पर MCQs बताना भूल गई। अच्छा बताती हूँ इसको। मैंने आपको कहा था जो T सेल जोन है ना, तो जब T सेल्स को कैसे पता चलता है कि यहाँ हमने रहना है, क्योंकि उनके पास क्या होता है, रिसेप्टर होता है CCR7। अब ना डेंड्रिटिक सेल को कैसे पता चलेगा मैंने T सेल जोन पे जाना है, जो डेंड्रिटिक सेल है ना उनके पास भी MCQs आ जाएगा कि कौन से सेल्स हैं जिनके पास CCR7 है। जो डेंड्रिटिक सेल है ना उनके पास भी CCR7 होते हैं, जिससे उनको पता चलता है हमने T सेल जोन में जाना है। ये कौन सा है, सेकेंडरी लिम्फाइड का T सेल जोन है। एक मिनट, यस। और आगे क्या होगा, B सेल फॉलिकल होगा। अब तुम लोगों को मैं ये चीज़ ना डायग्राम से अगर दिखाऊं बल्कि अपनी ही पैरा उससे दिखा देती हूँ। ये रहा, ये डायग्राम मैंने आपको बताई नहीं थी। जब डेंड्रिटिक सेल यहाँ पर आके रुक जाता है, ये T सेल जोन में, इसको कैसे पता चला, क्योंकि इसके पास CCR7 T सेल्स के पास भी है और डेंड्रिटिक सेल के पास भी है, इस वजह से वो T सेल यहाँ आके उसको पता चलता है मैंने T सेल्स के पास जाना है, वो T सेल जोन में। अच्छा, अब यहाँ देखो T सेल जोन, ये T सेल जोन ये है, उसके बाद क्या है, फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल B सेल फॉलिकल की है। तो सेम एग्जैक्टली इन्होंने यहाँ जब साइकिल स्टोरी बताई हुई है ना कि डेंड्रिटिक सेल्स कैसे भाग के आ रहा है, तो ये वही चीज़ हो रही है कि ये T सेल जोन है लिम्फ नोड का और ये B सेल जोन है आगे। अच्छा, अब डेंड्रिटिक सेल भागता भागता आया हमारे CD4 पॉजिटिव T सेल्स के पास, उसको क्या किया, प्रेजेंटेशन की, एंटीजन प्रेजेंटेशन, मतलब यहाँ उसको एक्टिवेट किया और जब सिग्नल 1 गया तो उसने इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस किया। इंटरल्यूकिन 2 क्या कर रहा है, ऐसी खुराक है जिससे इसकी क्लोनल एक्सपेंशन होगी, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल भी बन सकता है जो कि B सेल की मदद के लिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने बताया कि ये अफेक्टर सेल भी बन सकता है, ये रेगुलेटरी सेल भी बन सकता है और साइटोटॉक्सिक T सेल भी बन सकता है। और अफेक्टर सेल में ये T हेल्पर 1 भी बन सकता है, T हेल्पर 2 भी बन सकता है और T हेल्पर 17 भी बन सकता है। और वो ये कौन डिसाइड करेगा, वो साइटोकाइंस डिसाइड करेंगे और ना कि कौन सा बनना है। उसके अलावा ना ये जो एंटीजन आके दिखाता है ना, वो डिसाइड करेगा कि कौन सा सेल बनना है, वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। लेकिन सिर्फ बात समझने वाली ये है, एक MCQs मैंने आप लोगों को 2 MCQs करा दिए कि जो हमारा T सेल चाहे T फॉलिक्यूलर हो, 1 हो 2 हो, सब ना, अब ना देखो मेरी बात सुनो ज़रा, गौर से समझने वाली बात है। हमारे बुक ने ना पहले दिखा दिया क्लोनल एक्सपेंशन, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, जब साइटोकाइंस आते हैं ना और ये जैसे ही एंटीजन पहले ये कन्वर्ट हो जाता है जिस सेल में इसने, फॉर एग्जांपल इस सिचुएशन में इसने T हेल्पर 1 में कन्वर्ट हुआ है, ये साइटोकाइंस के थ्रू ये कन्वर्ट हो चुका है। फिर जब सिग्नल 1 जाता है ना, तो ये इंटरल्यूकिन 2 के ज़रिए अपनी प्रोलिफरेशन करता है, अपने आप को बढ़ाता है और वर्क स्टार्ट करता है। फॉर एग्जांपल इसने T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होना था, तो सबसे पहले साइटोकाइंस आए, जो कि हमारी बुक ने नहीं दिखाया हुआ लेकिन पैराग्राफ में वो मेंशन है। तो उसने ना कहा कि इंटरल्यूकिन 12 आया और इसने T हेल्पर 1 में कन्वर्ट हो गया। फिर जब डेंड्रिटिक सेल खुद आएगा एंटीजन लेकर, तो वो सिग्नल 1 देगा, सिग्नल 1 के ज़रिए इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होगा और T हेल्पर 1 अपने आप को प्रोलिफरेट कर, T फॉलिक्यूलर हेल्पर की बात करी थी ना, वो अपने आप को प्रोलिफरेट कर लेगा। ये स्टोरी है, असल बात, असल चीज़ ये है, ये स्टोरी है जिसको आपने ना थोड़ा सा कंबाइन करके पढ़ना है। अब चलते हैं हम असल वाली अपने पैराग्राफ पे, और मैं सिर्फ ये बात बताना चाह रही थी कि CD4 पॉजिटिव T सेल्स किस पर डिपेंड कर रहा है कि वो T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होगा या फैक्टर में या रेगुलेटरी में या साइटोटॉक्सिक, वो एंटीजन को देखकर भी डिसाइड करेगा और साइटोकाइंस जो आ रहे हैं उसके थ्रू भी वो डिसाइड करेगा कि मैंने कौन से सेल में कन्वर्ट होना है। यहाँ तक आई होप यू ऑल आर क्लियर। अब हम चलते हैं अपनी इस पे कि ये क्या हो रहा है।
जो CD4 पॉजिटिव टी हेल्पर सेल है वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ कर रहा है, जिसको हम ऑटोक्राइन सिग्नलिंग भी कहते हैं। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होती है, ये मैंने आपको साइटोकाइन वाला जब टॉपिक पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था कि जो सेल अपनी ज़ात के लिए अपना खुराक प्रोड्यूस कर रहे हो उसको ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहते हैं, और जो दूसरे को दे रहा हो उसको क्या कहते हैं, पैराक्राइन। तो ये जो टी सेल्स हैं ये इंटरल्यूकिन 2 CD8 को भी देंगे, तो उसको हम पैराक्राइन कहेंगे, और वो हम आगे पढ़ेंगे। मुझे लग रहा है आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो अभी बस इधर तक काफ़ी है कि इंटरल्यूकिन 2 के ज़रिए प्रोलिफरेट करेगा, लेकिन उससे पहले ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा टी हेल्पर 1 में, टी हेल्पर 2 में और टी हेल्पर 17 में। अब बात यह है कौन डिसाइड करेगा कि इसने टी हेल्पर 1 में कन्वर्ट होना है, कौन डिसाइड करेगा टी हेल्पर 2 में। एक तो साइटोकाइंस और दूसरा एंटीजन को देखकर टी सेल CD4 पॉजिटिव टी सेल डिसाइड करता है मैंने किस टाइप में कन्वर्ट हो जाना है। अब वो साइटोकाइन, अब यहाँ पर ना तुम लोग इसको देख लो, अब इसको और इसको मिला करना तुम लोग ये बना लो, तुम लोग को समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं आप लोगों को ये पैराग्राफ रीड आउट कराऊंगी और तुम लोगों को ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगी हर बात। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि सिग्नल 1 जिसको मैं कह रही हूँ कि साइटोकाइन आ रही है, साइटोकाइन को आप एज अ खुशबू समझो। अच्छा, अब ना यहाँ पर इस टेबल को मैंने मिला कर ये टेबल बनाई है कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल ना अगर इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ कर रहे हैं ना, तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हमारे जो हमारे पास CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं। ऐसा समझो, ये बात पहले पढ़े हुए हैं, नाइव मेच्योर नाइट CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स पड़े हुए हैं टी जोन में, और ये रिलीज़ कर रहे हैं इंटरल्यूकिन 12 जो कि इसको डिफ्रेंशिएट करेगा टी हेल्पर 1 में। टी हेल्पर 1 जब बन जाएगा ना, तो ये खुद रिलीज़ करेगा इंटरफेरॉन गैमा और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर 1। उसके अलावा मैंने एक और बात कही है कि हर टाइप ऑफ, चाहे टी हेल्पर 1 है, टी हेल्पर 17 है, ये 2, ये सारे इंटरल्यूकिन 2 भी रिलीज़ करेंगे। इंटरल्यूकिन 2 क्यों रिलीज़ करेंगे, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इंटरल्यूकिन 2 एज अ खुराक है जो इसको ना मल्टीप्लाई करेगा। जब ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है ना, तो अपने नंबर्स को बढ़ाता है। एक मिनट मैं दिखा दूँ तुम लोगों को, अपने नंबर को बढ़ाता है, जिसको हम क्लोनल एक्सपेंशन कहते हैं। खुद भी तो इसने काम करना है ना, तो ये क्लोनल एक्सपेंशन करता है। इंटरल्यूकिन 2 हर टाइप ऑफ सेल रिलीज़ करेगा, टी सेल का हर टाइप इंटरल्यूकिन 2 ज़रूर रिलीज़ करेगा। अच्छा, जब ये इंटरल्यूकिन 2 तो अपनी ज़ात के लिए इसने जो है ना रिलीज़ किया, और साथ में ये जब CD8 पॉजिटिव में ये है हमारे पास CD8 पॉजिटिव सेल्स की साइकिल, तो यहाँ पर इंटरल्यूकिन 2, ये देखो मैं तुम लोगों को दिखा दूँ, ये बताया हुआ है कि इंटरल्यूकिन 2 भी है काम। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँगी कि ये इंटरल्यूकिन 2 खुद भी खाते हैं और अपने CD8 पॉजिटिव को भी खिलाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि ये इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ कर रहे हैं और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर में। अब ना ये क्या करेंगे, ये वो साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे, और साथ में हमारे पास ये क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये सेल्स आएँ और ये मज़ीद हमारे इनेट सेल्स को बुला रहे हैं और वो मिलकर आकर खाना खा रहे हैं। अब हमेशा याद रखना, हमेशा इस बात को याद रखना, ये जो मैं तुम लोग को स्टार्ट से स्टोरी बता रही हूँ ना, एक मिनट पेज में उठा लो, ये स्टार्ट से मैं जो स्टोरी बता रही हूँ डेंड्रिटिक सेल की, तो ये सारे टी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद वापस जा रहे हैं और मज़ीद डेंड्रिटिक और मैक्रोफेजेस को बुला रहे हैं, बी सेल्स को बुला रहे हैं, ताकि इकट्ठे मिलकर काम करें। तो ये तुम लोगों को जो स्ट्रेट पाथवे नज़र आ रहा है ना, बेसिकली ये सर्कल है। इस वजह से बच्चों को जो इम्यूनोलॉजी है वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा होता है कि हम अभी मतलब, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ ना, जिस फ्लो चार्ट में, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। अब मैंने आपको टी हेल्पर 1 का बताया, अगर टी हेल्पर 1 कन्वर्ट हुआ है तो उसने रिलीज़ करना है, सबसे पहले तो वो इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करेगा ताकि वो अपने नंबर्स को बढ़ाए, टी हेल्पर 1 ज़्यादा हो सके, क्लोनल एक्सपेंशन हो सके। दूसरा ये रिलीज़ करेगा ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को और इंटरफेरॉन गैमा को। अब ये ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर और इंटरफेरॉन गैमा को क्यों रिलीज़ करेगा, ताकि यहाँ पर क्या क्या आ जगह मैक्रोफेजेस, मज़ीद मैक्रोफेजेस आएँ
और साथ में CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स कौन से हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को बुलाए और साथ में बी सेल्स को बुलाए, बी सेल्स को भी बुला ले और इकट्ठे मिलकर काम करें। मतलब ये खुद साइटोकाइंस रिलीज कर रहा है और खुद भी जा रहा है और इनको भी बुला रहा है, आओ हम खाना खाते हैं। खाना मतलब पैथोजन को खाते हैं, मिलकर खाते हैं सारे। तो इम्यूनिटी ऐसे वर्क कर रही है। तो अब आपको आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड कि भाई क्या हो रहा है बेसिकली। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पर ना थोड़ा सेल्स बना के आती हूँ ताकि तुम लोगों को ना मज़ा आ सके। मैं सेल्स बना लूँ फिर मैं रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट करती हूँ। आ गई बना के। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को अब याद हो जाएगा। अब जब तुम लोगों को सेल सोर्स याद होगा ना कि सबसे पहले हमारे मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 12 रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि हमारे पास मेच्योर नाइस CD4 टी सेल्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं टी हेल्पर 1 में। अब टी हेल्पर 1 ने सबसे पहले सिग्नल 1 पे इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करना है ताकि वो अपने आप को बढ़ा सकें। उसके बाद जब ये बढ़ जाएंगे इंटरफेरॉन गैमा रिलीज़ करेंगे और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर, ताकि इनके साथ मैक्रोफेजेस भी आ जाएं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स जिसको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, और बी सेल्स भी आ जाएं, ताकि ये मिलकर जाएं और पार्टी करें, उस बैक्टीरिया या उस वायरस वगैरह को खा जाएं, खुरुच करके खा जाएं। अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को यहाँ पर ना ये तुम लोगों को पैराग्राफ में बी सेल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पर सॉरी पैराग्राफ कहती हूँ डायग्राम में, लेकिन जब मैं पैराग्राफ रीड आउट कराऊंगी ना तब तुम लोगों को पता चलेगा यहाँ बी सेल्स भी हैं। अब ना एक MCQs आता है, बी सेल्स में हमने वैसे पढ़ना था कि इंटरफेरॉन गैमा ये रिलीज करता है ताकि बी सेल्स आए और बी सेल्स IgG बनाए। बेसिकली ये ऐसे मैं आगे बी सेल्स में बताऊंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर चीज़ को ना साथ लेकर चलो ताकि ना कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, अब सेम एग्जैक्टली अगर हमारे मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरल्यूकिन 1 कब रिलीज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करेंगे तो हमारे जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं उनको पता चलेगा हमने टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होना है। जब वो टी हेल्पर 17 में कन्वर्ट होंगे ना तो वो रिलीज़ करेंगे साइटोकाइन। इनके नाम से जाहिर है कि ये इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ कर रहे हैं और इंटरल्यूकिन 22 रिलीज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये रिलीज़ करते हैं, फिर इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 1 और 6। अब 1 और 6 का क्या काम था आपको पता है? ये 1 रिलीज़ कर रहा है ताकि अपने आप को मज़ीद डिफ्रेंशिएट करा सके। अच्छा, ये बात ना बड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन तुम लोग समझने की ज़रा थोड़ी सी कोशिश करो। सबसे पहले मैंने आपको बात की कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ कर रहे हैं जो कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को बता रहे हैं तुम डिफ्रेंशिएट हो जाओ टी हेल्पर 17 में। जब टी हेल्पर 17 खुद बन जाता है ना तो वो इंटरल्यूकिन 2 तो सिग्नल सब बना रहे हैं ताकि अपने आप को डिवाइड कर सकें। साथ में ना वो इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करता है और इंटरल्यूकिन 22। इंटरल्यूकिन 22 का क्या काम है वो मैं आगे बताती हूँ, पैराग्राफ में बताऊँगी, ठीक है। इंटरल्यूकिन 17 मज़ीद इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज़ करता है और इंटरल्यूकिन 6। अब ये जो इंटरल्यूकिन 1 और 6 है ना, बेसिकली इसको खुद को ही हेल्प कर रहे हैं कि ताकि मज़ीद CD4 जो है पड़े हुए हैं ना हमारे टी सेल जोन में, मज़ीद वो टी हेल्पर में कन्वर्ट हो जाएं, डिफ्रेंशिएट हो जाएं। अब मैं तुम लोगों को यहाँ दिखाती हूँ सेम एग्जैक्टली इंटरल्यूकिन 6। अच्छा, पहले इंटरल्यूकिन 6 को समझ लो। फिर अब जो हमारे मैक्रोफेजेस एंडोथेलियल, अब देखो टी सेल्स खुद भी यहाँ लिखा हुआ है ना टेबल में, अब समझ आई कि टी सेल्स खुद भी इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ कर रहे हैं। पहले मैं खुद भी जब ये टेबल पढ़ती थी ना बड़ी कंफ्यूज हो जाती थी कि टी सेल्स खुद कैसे कर रहे हैं। अब मुझे समझ आई कि जब मैक्रोफेजेस और एंडोथेलियल सेल्स पहले ना खुद इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ करेंगे जो कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को बताएगा कि तुम कन्वर्ट हो जाओ टी हेल्पर 17 में। टी हेल्पर 17 रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन 17 और इंटरल्यूकिन 22 का और काम है वो डैमेजिंग में है, मैं बताऊँगी आगे। इंटरल्यूकिन 17 मज़ीद इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ करता है। अब देखो टी सेल्स खुद भी इंटरल्यूकिन 6 रिलीज़ कर रहे हैं। क्यों रिलीज़ कर रहे हैं? ताकि मज़ीद CD4 पॉजिटिव टी सेल्स टी हेल्पर में कन्वर्ट हो सकें। तो ये बड़ा कम्प्लेक्स है, बट मैंने बहुत कोशिश किया कि अच्छे से समझ आ सके। अच्छा, अगर हमारे पास मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल इंटरल्यूकिन 23 रिलीज़ करते हैं तो तब भी ये हमारा जो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, नाइव CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, नाइव मेच्योर नाइव CD4 पॉजिटिव
CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाएंगे टी हेल्पर 17 में और वो मज़ीद इंटरल्यूकिन 17 रिलीज़ करेगा, इंटरल्यूकिन 22 उसके अलावा भी रिलीज़ करते हैं, इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करता है, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 21 भी रिलीज़ करता है। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इसका फंक्शन भी दिखाऊंगी, ये लिख लो यहाँ। इंटरल्यूकिन 21 रिलीज़ करता है, 22 का तो बता दिया है, और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 23 भी रिलीज़ करता है हमारा टी हेल्पर 17। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट समझ आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बल्कि इंटरल्यूकिन मेरे ख्याल से ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर इसकी जगह रिलीज़ करते हैं, मैं आपको पैराग्राफ में दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा, अब इनका काम क्या है, ये बुलाते हैं न्यूट्रोफिल्स को। अब ये दोनों मिलकर बुला रहे हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को कि आओ भाई इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। न्यूट्रोफिल कैसे होता है, ये ऐसे होता है हमारे पास, ये हमारे पास न्यूट्रोफिल को बुलाते हैं और आओ भाई इकट्ठे आके इनगल्फ करते हैं। अब ये देखो यहाँ पर न्यूट्रोफिल बने भी हुए हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ गया, अच्छा अब हमारे पास आ जाता है दूसरा। अब ना हमारे पास ना मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल इस केस में नहीं आएंगे, इस केस में आएंगे मास्ट सेल्स और बेजोफिल सेल्स या टी सेल्स खुद। टी सेल्स खुद वो मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। मास्ट सेल्स और बेजोफिल क्या करते हैं, इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ करते हैं, तो CD4 पॉजिटिव टी सेल्स को पता चलता है उन्होंने टी हेल्पर 2 सेल में कन्वर्ट होना है। अच्छा अब मज़े की चीज़, 2 MCQs यहाँ पर बताऊँगी, अभी क्लियर कर लो, लिख लो अपनी बुक पर, जहाँ भी लिखना है लिख लो। अच्छा अब टी हेल्पर 2 सेल में ये कन्वर्ट होते हैं, टी हेल्पर 2 सेल फर्दर रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 2 ताकि अपनी आपको ग्रोथ कर सकें, अपनी क्लोनल एक्सपेंशन कर सकें। उसके अलावा ये रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकिन 4। अब समझ आया कि टी सेल्स खुद भी इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर रहे हैं। ये देखो इंटरल्यूकिन 4 क्यों रिलीज़ कर रहे हैं, ताकि खुद की खुद मदद करें, मतलब अपनी मदद आप वाला काम है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट होकर टी हेल्पर 2 में मज़ीद टी सेल्स कन्वर्ट हो जाएं। अच्छा अब यहाँ पर 2 MCQs हैं, बुक की लाइंस हैं, दिखाती हूँ तुम लोगों को ये। अच्छा अब ना तुम लोगों को ये खुद याद करना पड़ेगा, जो टी हेल्पर 2 सेल है ना वो रिलीज़ करता है इंटरल्यूकिन 4, 5, 9 और 13। ये तो तुम लोग उससे याद कर लो, मतलब ऑड नंबर से। अच्छा ये इंटरल्यूकिन जो टी हेल्पर 2 सेल है ना, ये इंटरल्यूकिन 5 स्पेशली तब रिलीज़ करेगा जब इसको चाहिए हमारे पास इओजिनोफिल। मतलब तुम लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ, तुम लोगों को जब मैंने पैरासाइट पढ़ाया हुआ था, हमने माइक्रो में भी ये बात पढ़ी हुई है और वैसे भी जनरल भी हमें पता है। रुक जाओ मैं पैरासाइट दिखा दूँ तुम लोगों को, मैंने बनाया हुआ था। सिस्टोलॉजी से पैरासाइट तुम लोग को याद कराया था। पैरासाइट मैंने जब बताया था, मैंने कहा था ये बड़ी 5 बहनें हैं, इसलिए इनको पैरासाइट समझो। अब ये जो पैरासाइट है हमारे पास, मैंने कहा था जब भी पैरासाइट आता है तो हमारी बॉडी में IgE, आपको पता होगा इओसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं, एक एलर्जी में, और हमारे पास जब एलर्जी होती है हाइपर सेंसिटिव, और ना जब पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो हमारे पास इओसिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ना हमारे पास बॉडी में ना पैरासाइट आएगा तो हमारे पास जो मास्ट सेल्स और बेजोफिल सेल है ना फ़ौरन रिलीज़ करेंगे इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 बताएगा तुम डिफ्रेंशिएट हो जाओ टी हेल्पर 2 सेल में। टी हेल्पर 2 सेल मज़ीद इंटरल्यूकिन 5 रिलीज़ करेगा ताकि इओसिनोफिल ज़्यादा हो सके, ठीक है। अब देखो ये सारे आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये एक्टिवेट कर रहे हैं टी सेल्स को, टी सेल्स मजीद साइटोकाइंस को रिलीज करके इओजिनोफिल को बढ़ा रहा है। ये UHS का मोस्ट फेवरेट MCQs है कि कौन सा इंटरल्यूकिन जो है ना इओजिनोफिल को मजीद इंक्रीज करता है, इंटरल्यूकिन 5। अगर बॉडी में ना एलर्जी हो गई, किसी को एस्थमा हो गया, आपको याद होगा एस्थमा हो गया, उसमें क्या होगा कि टी हेल्पर 2 सेल क्या करता है, इंटरल्यूकिन 9 रिलीज में क्या होगा कि मास्ट सेल्स को ये मजीद ज़्यादा बुलाएगा। अगर हमारे मास्ट सेल्स चाहिए होंगे ना, बेजोफिल सेल्स जो कि एलर्जी में ज़्यादा ज़रूरी है, तो टी हेल्पर 2 सेल इंटरल्यूकिन 9 को ज़्यादा रिलीज़ करेगा एज़ कम्पेयर टू इंटरल्यूकिन 5। लेकिन अगर पैरासाइट आ गया बॉडी में, उसको क्योंकि उसने ना, अब देखो टी हेल्पर 2 सेल के पास जब डेंड्रिटिक सेल भाग के आता है, एंटीजन दिखाता है, मतलब इसका एंटीजन दिखाएगा, तो उसको तभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा साइटोकाइन ज़्यादा रिलीज़ करना है और इओसिनोफिल को बुलाना है। अब मैं तुम लोगों को ना यही बात, ये पूरी बात ना मैं तुम लोगों को ये बुक की लाइन दिखा दूँ ताकि तुम लोग को ये 2 MCQs तो याद होने चाहिए। अच्छा
हाँ ये रहे, ये देखो अब ना ये हमारे पास टी हेल्पर 2 सेल्स की बात की गई है। ये वैसे मैंने अगली नेक्स्ट लेक्चर में पूरी डिटेल पढ़ानी है। इसमें क्या होगा कि भाई बल्कि इसी लेक्चर में ही मैं सोच रही हूँ पढ़ा दूँ ताकि ना हर चीज़ क्लियर हो जाए। अच्छा अब ना हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो इंटरल्यूकिन 5 तब रिलीज़ करेगा हमारा टी हेल्पर 2 सेल जब उसने बुलाना है इयोसिनोफिल को। देखो और एक मिनट जूम इन कर लेते हैं। यस तुम लोग एक काम करो, कलर्स कर लेना इन सबको, मैं आगे बताऊंगी। अच्छा अब ना इंटरल्यूकिन 9 तब रिलीज़ करेगा जब इसने मास्ट सेल्स को बुलाना। तो 2 MCQs यहीं पर क्लियर होने जाने चाहिए, तुम लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए इस बात पे ना, मतलब पता होना चाहिए। अगर पैरासाइट आया है तो उसको पता है मैंने इयोसिनोफिल को बुलाना है तो इंटरल्यूकिन 5 को ज़्यादा रिलीज़ करेगा। अगर उसको एलर्जी हो गई है, फॉर एग्जाम्पल अस्थमा हो गया, एटोपिक डर्माटाइटिस हो गया है, तो उसको पता है कि मैंने मास्ट सेल्स को बुलाना है। मास्ट सेल्स कौन होते हैं? बेजोफिल सेल्स होते हैं। जब वो टिश्यू में जाते हैं तो उनको मास्ट सेल्स कहते हैं। तो उसने इंटरल्यूकिन 9 रिलीज़ करना है ताकि मास्ट सेल्स और वो मिलकर आकर काम करें। अच्छा अभी हमारा लास्ट रहेगा टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल का, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कब पता चलेगा। अब टी हेल्पर 2 सेल्स को देखो कि इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर रहा है, 5 और 13 और 9 जो कि इयोसिनोफिल और मास्ट सेल्स को जमा कर रहा है। इंटरल्यूकिन 5 अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो इयोसिनोफिल आएगा और इंटरल्यूकिन 9 अगर ज़्यादा रिलीज़ होगा तो मास्ट सेल आएगा। ये MCQ यहाँ पर क्लियर हो जाने चाहिए। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको वाइंड अप टेबल करा चुकी हूँ और ये UHS का मोस्ट फेवरेट है और आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स के बारे में बताती हूँ। ईद आसानी के लिए ना कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ना जो टी सेल्स हैं उन्होंने एक्टिवेट करना है बी सेल्स को। जब टी सेल्स ने एक्टिवेट करना हो बी सेल्स को, मैंने कहा था टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स बनेंगे। तो उसमें क्या होगा बेसिकली वो जो हमारे पास हमारा CD4 मैच्योर नाइफ CD4 पॉजिटिव टी सेल्स है ना, वो यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पड़ा हुआ है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मैंने डिफ्रेंशिएट होना है? किस में डिफ्रेंशिएट होना है? मैंने टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होना है, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होना है। अब मैं टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल को जहाँ पर भी बनाऊंगी ना, ये देखो ये टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होना है जो कि बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा। और बी सेल्स अब ये ना क्या करेगा, टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स कौन से साइटोकाइंस रिलीज करेगा? UHS का मोस्ट फेवरेट MCQs है। और जब मैं बी सेल स्टार्ट कराऊंगी ना तब आप लोगों को ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करेंगी। ये इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ करता है और इंटरल्यूकिन 21 रिलीज़ करता है। इंटरल्यूकिन 21 अपनी ज़ात के लिए भी रिलीज़ करता है और इंटरल्यूकिन 21 बी सेल्स को भी देता है ताकि वो एंटीबॉडीज़ बनाए। अब ये क्या करेगा, ये बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा और बी सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। और उसके अलावा एक और MCQs है कि ये CD40 जो है ना CD40 लाइगेंड को ना एक्सप्रेस करता है ऑन द सरफेस ऑफ, हमारे पास लाइगेंड को भी एक्सप्रेस करेगा। ये क्या है, ये बातें तुम लोग को भी समझ नहीं आएंगी, लेकिन जब हम बी सेल स्टार्ट करेंगे ना तब पता चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जब ना इंटरल्यूकिन 21 रिलीज़ होगा, कोई भी APCs आपका रिलीज़ करेगा, मतलब मैक्रोफेजेस या फिर डेंड्रिटिक सेल रिलीज़ करेंगे इंटरल्यूकिन 21, तो तब पता चलेगा कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल में कन्वर्ट होंगे और वो ये साइटोकाइन रिलीज़ करेंगे। इस साइटोकाइंस की मदद से वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा और बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाएंगे। ये स्टोरी है बी सेल्स की उसकी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो पैराग्राफ फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल है ना उसमें ये दिया हुआ है। अच्छा अब आप लोगों ने एक काम करना है, आपने सबसे पहले ये बना लेनी है, इन सारे साइटोकाइंस को रट्टा मार लेना है। ये कौन कौन से सेल्स को एक्टिवेट कर रहे हैं वो पता होना चाहिए। उसके अलावा मैं तुम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इस ये टेबल भी UHS की फुल आई हुई है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये फुल आई हुई है, ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बताया था। अब ना मेरी बात सुनो, अब यहाँ पर ना हाईलाइट कर लो जिस तरीके से भी, ये ना अब दोनों का मिलाकर इन्होंने ये टेबल दी हुई है। अब ना यहाँ पर टी फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स को देखो, अंडरलाइन करो। अब यहाँ तुम लोग को पता चल जाएगा इंटरल्यूकिन 4 भी रिलीज़ कर रहा है, वो इंटरल्यूकिन 21 भी रिलीज़ कर रहा है और साथ में इंटरफेरॉन गैमा भी रिलीज़ कर रहा है। अब यहाँ पर तुम लोग एक और एडिशन कर लो कि ये इंटरफेरॉन गैमा भी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब तुम लोगों को ये पता चल गया। फिर तुम लोगों ने ये अब MCQs मैंने ऑलरेडी बताया था, मैंने कहा था ऑल टाइप्स ऑफ टी सेल्स, तमाम टी सेल्स इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ कर रहे हैं।
ये जो कि क्लोनल एक्सपेंशन में हेल्प करता है। और इसके अलावा ये CD8 पॉजिटिव टी सेल को भी हेल्प करेगा। मैंने कहा था यहाँ पर भी इंटरल्यूकिन 2 लिखो, यहाँ पर भी इंटरल्यूकिन 2 लिखो, यहाँ भी इंटरल्यूकिन 2, यहाँ पर भी इंटरल्यूकिन 2 लिखो, जो कि क्लोनल एक्सपेंशन में हेल्प करता है। तो इंटरल्यूकिन 2 तमाम टी सेल्स, चाहे रेगुलेटरी हो जो भी हो, वो इंटरल्यूकिन 2 ज़रूर रिलीज़ करेगा, जो कि क्लोनल एक्सपेंशन कराएगा। और इंटरल्यूकिन 2 का एक और काम भी है जो कि मैं CD8 पॉजिटिव टी सेल में भी बताऊंगी, उसकी हेल्प के लिए भी होता है। अच्छा, अब तुम लोगों को ये MCQs पता चल गया, ये वाले MCQs भी पता चल गए, और ये इंटरल्यूकिन 10, 13, 17 ये सारा तुम लोगों ने खुद रट्टा लगाना है। लेकिन जो मेन है ना, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो ये है। अब इसके अलावा पैराग्राफ अब हम पढ़ेंगे। पैराग्राफ मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, और उसमें मैं आपको क्या स्टार्ट कराऊंगी, मैं आपको ये सारी बातें यहीं पर एक्सप्लेन करूँगी। टी हेल्पर 1 पढ़ाऊँगी, टी हेल्पर 17 पढ़ाऊँगी, फिर टी हेल्पर 2 होगा, फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल, रेगुलेटरी टी सेल, फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद मैं आपको साइकिल्स पढ़ाऊँगी। UHS के मोस्ट फेवरेट लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं। पहले मैं बता दूँ, UHS की ये डायग्राम आई हुई है, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद ये डायग्राम आई हुई है, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स की डायग्राम आई हुई है, और आगे ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों वाली बातें हैं, वो मैं बता दूँ कि बस ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। फिर सिर्फ यही टॉपिक हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट था, समझने वाली बात थी, लेकिन मैंने आप लोगों को उसको बहुत आसान तरीके से बताया है। और 2-3 MCQs क्या थे सबसे अच्छा, एक और MCQs भी अभी बता देती हूँ। एक MCQs इंटरल्यूकिन 2 सारे प्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्लोनल एक्सपेंशन में होता है। दूसरे MCQs इंटरल्यूकिन 5 का बताया, जो कि इओसिनोफिल को बुलाएगा, इंटरल्यूकिन 9 मास्ट सेल्स को बताएगा। तीसरा MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो मैं कहती हूँ bomb.com है। इंटरल्यूकिन जो 21 है ना, वो बेसिकली एंटीबॉडीज़ में हेल्प करता है। UHS का एक MCQ आता है, मैं तुम लोगों को बताती हूँ। वो कहते हैं कि इंटरल्यूकिन 20, मैंने यहाँ बुक पे भी लिखा हुआ है, इंटरल्यूकिन 21 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। जब आपको एंटीबॉडीज़ बनवानी है, एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है? B सेल्स बनाता है, और B सेल्स को हेल्प करने कौन आता है? T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल्स। तो इस वजह से वो इंटरल्यूकिन 21 रिलीज़ करें। तो इंटरल्यूकिन 21 का बेसिकली काम क्या है? एंटीबॉडीज़ को बनवाना। देखो, यहीं से एक MCQs जनरेट होता है। और जब मैं आपको यहीं पर बता दूं, जब मैं आपको B सेल्स पढ़ाऊंगी ना, वहाँ पर ये देखो, ये इंटरल्यूकिन 21 की बात हुई है कि T हेल्पर सेल्स हेल्प करते हैं इंटरल्यूकिन 21 और CD40 लाइगेंड के थ्रू। CD40 लाइगेंड क्या है वो आगे भी एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास T फॉलिक्यूलर हेल्पर सेल हैं, वो इंटरल्यूकिन 4 रिलीज़ कर रहे हैं, इंटरल्यूकिन 21 और CD40 लाइगेंड को भी एक्सप्रेस करा रहे हैं। चलो अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर कोई कमी रह गई है वो भी बता दें लेक्चर में।